मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर बातचीत की। उद्धव ठाकरे ने फ़ोन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये भरोसा दिया है कि ऑक्सीजन रोकने जैसी कोई बात महाराष्ट्र की ओर से नहीं की जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र में खुद भी ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड बढ़ी है, जिस वजह से बाकी राज्यों को सप्लाई पर असर पड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की और इस बैठक में ये तय किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश और गुजरात से भी वैकल्पिक तौर पर ली जा सकती है। बैठक में ये भी तय किया गया है कि मध्य प्रदेश के मोहासा में एक नया ऑक्सीजन का प्लांट भविष्य की ज़रूरत को देखते हुए लगाया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश में अभी जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं उनकी क्षमता को बढ़ाकर उन्हें 100% क्षमता से चलाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन के दुरुपयोग पर भी निगरानी की जाए। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है क्योंकि महाराष्ट्र की ओर से ऑक्सीजन सप्लाई कम की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। चूंकि महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन सिलेंडरों का सप्लाई बंद कर दिया है, इसलिए यहाँ से हर प्रमुख शहर में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी देखी जा रही है। इस बीच तसल्ली भरी खबर जलपुर से है, चूंकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के भिलाई से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरुआत हो गई है और कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य ने इस ओर अपना हाथ भी आगे बढ़ाया है। बात की जाए जलपुर की तो रोजाना यहाँ पर करीब 1200 सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ती है और जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और भी ज्यादा जरूरत इसकी पड़ सकती है। तो बेशक एक राहत भरी खबर है, चूंकि पड़ोसी राज्य ने एक और जहां हाथ खींचे हैं वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई से अब इसकी आपूर्ति शुरू हो गई है और फिलहाल जिला प्रशासन के पास ऐसी कोई कमी नहीं देखी जा रही है। प्रदेश में भले ही अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के राडार पर ग्वालियर चंबल इलाके की वो 9 सीटें हैं जहां आरक्षित हैं और जिन पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार खड़े होंगे। दरअसल आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के मामले को लेकर 2018 के चुनाव में बीजेपी को इन आरक्षित सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और उसी के बाद अब बीजेपी ने उन 9 सीटों पर अपना फोकस बढ़ाना शुरू कर दिया है। बीजेपी दफ्तर में कल बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने भी बैठक कर उन सीटों पर फोकस बढ़ाने पर जोर दिया है जहां पर सीटें आरक्षित हैं और उपचुनाव होना है। वहीं कांग्रेस ने भी उन 9 सीटों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है जो अनुसूचित जाति वर्ग की हैं। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस का फोकस उन 9 सीटों के साथ दलित वोट बैंक पर है जो इस बार उपचुनाव में निर्णायक भूमिका में होगा और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार इस बात की कोशिश में जुटे हुए हैं कि ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों में से आरक्षित 9 सीटों पर अपना फोकस बढ़ाया जाए ताकि दलित वोट बैंक को अपने साथ करके उपचुनाव में जीत की राह को आसान किया जा सके। दमोह में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। जिला अस्पताल में एक पुलिसकर्मी मरीज के परिजन को घसीटते हुए बाहर ले जा रहा है। इतना ही नहीं, उसने मरीज के साथ गाली गलौज की और मारपीट भी की। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना देर रात की है जहां जिला अस्पताल में एक मरीज के परिजन के साथ पुलिस से न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उसे जमीन पर घसीटते हुए अस्पताल के बाहर ले आए। पुलिस के इस अभद्र बर्ताव का वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया और ASP ने खुद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। ASP ने जांच के बाद घटना को सही पाया और आरक्षक शैलेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो, ऐसे निर्देश भी जारी किए हैं। प्रदेश में कोरोना की स्थिति दिनों दिन भयानक होती जा रही है। हालात ये हैं कि 77,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इस बीच सूबे की राजधानी भोपाल में हमीदिया अस्पताल में कोविड वार्ड शुरू करना था जो अब तक नहीं हो सका है। सबसे खास बात कि यहाँ पर अगर वार्ड शुरू हो जाता तो बेडों की संख्या बढ़ जाती, जो बेड हैं वो सुविधाजनक हो जाते, ऑक्सीजन वेंटिलेशन के साथ हो जाते। जो अभी प्रदेश में स्थिति बन रही है उसमें लोगों को बेड की कमी हो रही है। जो कोरोना मरीज़ हैं उन्हें समय पर बेड नहीं मिल पा रहा है। और बात अगर राजधानी भोपाल की करें तो यहाँ हमीदिया के ही डॉक्टरों को बेड उपचार के लिए नहीं मिल पा रहा है जो कोरोना से पहले ही से संक्रमित हैं। लेकिन फिर भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि बेड की संख्या
पर्याप्त मात्रा में हैं और आने वाले दिनों में अगर स्थिति और भयानक होती है तो सरकार के पास वो तमाम सुविधा उपलब्ध है जिससे कोरोना मरीजों को राहत मिल सके। इस पूरे मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं तो सरकार उस पर पूरा एक कैलेंडर प्लान की है जिसके तहत 31 अक्टूबर तक की स्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग लगातार समीक्षा बैठक कर रहा है, चर्चा कर रहा है, अधिकारियों के साथ वार्तालाप हो रही है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए और बेडों की संख्या पर नियंत्रण कैसे किया जा सके। इसको लेकर के प्लान तैयार हो चुका है, स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की बात माने तो आने वाले दिनों में किसी को कोई उपचार में कमी नहीं होगी, ऐसा सरकार का पूरा दावा है। कोरोना संकट काल के चलते स्कूल बंद होने से बोर्ड परीक्षार्थियों की चिंता बढ़ गई है, यानी घर पर उनकी समस्याओं का समाधान न होने से अब एमपी बोर्ड की हेल्पलाइन पर बोर्ड परीक्षार्थियों के कॉल लगातार पहुंच रहे हैं। कोरोना संकट काल के चलते मार्च से ही स्कूल बंद है, ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं वो घर से ही बैठकर तैयारी कर रहे हैं, यानी खास करके सबसे ज़्यादा परेशानी अगर बड़ी है तो वो बोर्ड कक्षा के स्टूडेंट्स की है, यानी कक्षा 10वीं और 12वीं की। ऐसे में जो स्टूडेंट हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर सबसे ज़्यादा एमपी बोर्ड की हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हैं, यानी बच्चों के भीतर अब तनाव भी है तो दूसरी कॉल उनके इस बात को लेकर भी पहुंच रहे हैं कि आखिर जो उनका सिलेबस है वो पूरा कैसे होगा, और दूसरी तरफ जो घर में बैठकर वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो उनको डाउट आ रहे हैं उन डाउट का समाधान कैसे होगा। खास करके जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं उनके कॉल एमपी बोर्ड की हेल्पलाइन पर पहुंच रहे हैं और खास करके एमपी बोर्ड की हेल्पलाइन पर रोजाना 800 से 1000 कॉल पहुंच रहे हैं। 10वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट सबसे ज्यादा एमपी बोर्ड की हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हैं और ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि स्टूडेंट के साथ उनके जो माता पिता हैं वो भी इस हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हैं। और अब तक बीते 4 महीनों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो एमपी बोर्ड की हेल्पलाइन पर सबसे ज्यादा 2 लाख का आंकड़ा पार होने जा रहा है, यानी 1 महीने तक ये जो आंकड़ा है फ़ोन कॉल का वो 2.5 लाख के पार पहुंच जाएगा। और एमपी बोर्ड की जो हेल्पलाइन में काउंसलर्स हैं वो ये बच्चों का तनाव दूर करने के साथ ही बच्चों की जो एकेडमिक समस्याएं हैं उनका समाधान भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हेल्पलाइन का उद्देश्य यही है कि बच्चों के भीतर जो तनाव है उसको दूर किया जा सके और ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके माता पिता को भी बच्चों को समझाइश देने की जो टिप्स है वो दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये टास्क फोर्स आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में मदद करेगी। अभियोजन पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने राज्य स्तर पर 3 सदस्यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में रतलाम डीडीपी सुशील कुमार जैन, अकरम शेख डीपीओ इंदौर और नितेश कृष्णन एडीपीओ मंदसौर को रखा गया है। तीनों अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के संबंध में विभिन्न केंद्रीय राज्य ट्रेनिंग संस्थान में विशेषज्ञ के रूप में पुलिस अभियोजन, नारकोटिक्स, एनसीबी आदि इकाई को व्याख्यान और प्रशिक्षण देते रहे हैं। इस टास्क फोर्स के गठन के उद्देश्य पर पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एनडीपीएस के अपराधों के अनुसंधान स्तर पर आने वाली तकनीकी त्रुटियां कैसे दूर की जा सकती है, अभियोजन संचालन ने किस प्रकार से प्रभावी ढंग से हो सके ताकि एनडीपीएस तस्करों को अधिक से अधिक सज़ा दिलाई जा सके। इस टास्क फोर्स द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 3 विशेषज्ञों में इस बात को रखा गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है, मामले सामने आ रहे हैं, नारकोटिक्स विंग कार्रवाई कर रही है, मध्य प्रदेश की अलग अलग ज़िलों में कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जो मामलों के जो आरोपी रहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा किस तरीके से दिलाई जाए, इस सज़ा के पीछे अब ये टास्क फोर्स काम कर रही है। और जो सरकारी वकील है, सरकारी पक्षकार हैं, उनको अब किस तरीके से सज़ा में अनुसंधान करना है, उन बारीकियों को कैसे आगे ले जाना, उस संबंध में तमाम मदद ये टास्क फोर्स लगातार कर रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना आक्रामक तेवर अख्तियार करके रखा हुआ है। जिस तरह से कोरोना के मरीज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं उससे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मरने वालों की संख्या कोरोना की अगर बात करें तो 477 से भी अधिक यहाँ पर संख्या हो चुकी है, जिसमें से शासकीय अधिकारी से लेकर शासकीय अधिकारी तक इसमें शामिल हैं। जिस तरह से कोरोना को लेकर मौतें हो रही हैं उससे विपक्ष आक्रामक तेवर अख्तियार करके रखा हुआ है सरकार पर कि यहाँ पर जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी नहीं है, जिसके चलते दिन पर दिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं।
जिस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी भी इसकी जद में आकर उनकी भी मौत हो गई है और इंद्रावती और मंत्रालय में भी 15 अधिकारी और कर्मचारी भी अब कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से संख्या लगातार बढ़ रही है उस पर राज्य सरकार किस तरह से नियंत्रण करती है। रायपुर के हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड की तस्वीर एक बार फिर से बदलने वाली है। इसकी तस्वीरें बदलने की कोशिश की जा रही है, संवारने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में कांग्रेस सरकार है। ड्राइंग डिजाइन यहाँ पर तैयार कर लिया गया है और जिस तरह से पहले जो स्टेडियम बनाए गए उसमें किसी भी तरह की कमर्शियल गतिविधियां नहीं होती थी, लेकिन हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड का जो ड्राइंग डिजाइन तैयार किया गया है उसे मल्टीपर्पज यूज के तहत किया जाएगा। हालांकि जो ग्राउंड है वो पूरी तरह से खिलाड़ियों को दिया जाएगा, खिलाड़ियों को सौंपा जाएगा, लेकिन मल्टीपर्पज यूज के तहत इसमें कमर्शियल दुकानें भी तैयार की जाएंगी ताकि इसका उपयोग आने वाले समय में किया जा सके और मेंटेनेंस किया जा सके, क्योंकि राजधानी में कई स्टेडियम बनाए गए हैं जिनका मेंटेनेंस करना अभी नगर निगम के लिए काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड जो बनाया जाएगा उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी तैयार किए जाएंगे, दुकानें निकाली जाएंगी ताकि स्टेडियम का उपयोग भी किया जा सके और मेंटेनेंस किया जा सके। साथ ही साथ इस ग्राउंड को संवारने की कोशिशें काफी समय से की जा रही थी और कई बार ड्राइंग डिजाइन तैयार किए गए थे, लेकिन मूर्त रूप अब तक नहीं दिया गया था। लेकिन अब कांग्रेस ने एक बार फिर से ये कोशिश की है कि यहाँ पर स्टेडियम तैयार किया जा सके। रायपुर के इस प्राचीन ग्राउंड की तस्वीर बदलेगी या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इसे एक अदद संवारने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। मुंगेली जिले के लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक व्यक्ति के फांसी पर लटकी लाश मिलने के बाद से लोरमी अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। इस समय हम लोरमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं। आप देख सकते हैं मरीजों का आना जाना इस समय जारी है। मैं बता दूं कि एक मरीज अनिल जायसवाल जो कि 7 तारीख से यहाँ इलाज के लिए भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था और शुगर और टाइफाइड बीमारी का उसका इलाज चल रहा था और जिसके इलाज के दौरान यहाँ उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। साथ ही डॉक्टरों के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार उन्हें कोविड टेस्ट के लिए बार बार कहा जा रहा था, लेकिन कोविड टेस्ट नहीं कराया जा रहा था और इसके साथ ही एहतियातन उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, जहाँ आज सुबह जब देखा गया तो उसकी लाश जो है एक गमछे से खिड़की पर लटकी हुई मिली है, जिसके बाद से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। और मृतक के बारे में जो जानकारी दी जा रही है, मृतक अनिल जायसवाल बलौदा बाजार जिले का रहने वाला है और उसके साथ केवल एक अटेंडर था और अब परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ लोरमी पुलिस को सूचना दी गई है। वहीं लाश को अभी बहुत अलग रखा गया है, आइसोलेशन वार्ड के आसपास किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है और अभी बॉडी का कोविड जाँच होगा, उसके बाद ही बॉडी जो है परिजनों को सौंपी जाएगी। यदि मृतक कोविड-19 का पॉजिटिव आता है तो उसके बाद अस्पताल प्रबंधन किस तरह की व्यवस्था करता है ये देखना होगा। इन दिनों कोरोना का कहर जिले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले गांव, उसके बाद शहर, अब अफसर के बंगले से लेकर कार्यालय तक कोरोना ने अपना पैर पसर ली है। जिले में फिर एक बार बुधवार को 49 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 926 हो गई है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव कांकेर शहर में पाए गए हैं। कांकेर जिले का सबसे बड़ा जिला अस्पताल अब तक कोरोना को लेकर सुरक्षित था, जहां फीवर क्लिनिक में दवा वितरण करने वाले कर्मचारी तथा एक स्वीपर के पॉजिटिव आने से यहां भी संक्रमित का खतरा बढ़ गया है। को शहर की एक ही व्यस्ततम जनरल स्टोर के संचालक के पॉजिटिव आने से भी शहर तथा आसपास के गाँव में संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जिले के अलग अलग हिस्सों में इंजीनियर, नर्स, शासकीय कर्मचारी, बीएसएफ के जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कांकेर में 19, भानप्रतापुर में 10, अंतागढ़ में 12, चारामा के 3, द्रुकुंदल के 2, नरहरपुर के 2 तथा पखानजूर में 1 शामिल है। कांकेर जिला अस्पताल में दवा वितरण करने वाले कर्मचारी दिन भर मरीजों को दवा वितरण करता है, जिससे उसका संपर्क में अधिकांश लोग आते हैं। शहर के पुराना बस स्टैंड के निकट दुकान संचालक करने वाले राजापारा निवासी व्यापारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस व्यापारी के दुकान पर रोजाना भारी भीड़ रहती है और ग्राहकों को वहीं से डील करते हैं। इसके चलते शहरवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। टिकरापारा में एक ही परिवार के 5 सदस्यों पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि मांझापाड़ा में
एक कर्मचारी के परिवार में 2 लोग पॉजिटिव मिला है। शहर के फॉरेस्ट कॉलोनी में डिप्टी रेंजर की पत्नी व उसकी पुत्री भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या मिलने से जहां शहर में हड़कंप मचा हुआ है, वैसे शासन के द्वारा जारी निर्देश को लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कोरोना का संक्रमण किस तरह रोक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दुर्ग जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जो पिछले 24 घंटे के अंदर आई रिपोर्ट में 305 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है, वहीं 10 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो गई है। तो इस तरह से एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। दुर्ग जिले में अब तक 5300 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं मौतों का आंकड़ा हुआ है 193 से अधिक पहुंच चुका है। तो इस तरह से लगातार दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें 50 जो है कोरोना संक्रमित जो है वो सेंट्रल जेल दुर्ग के कैदी हो गए हैं। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बेटे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो इस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जो है प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन इस संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े का वितरण किया जा रहा है, वहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। डोर टू डोर सर्वे भी करवाया जा रहा है ताकि जो हिस्ट्री है उसका पता लगाकर इस संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन लगातार ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आज स्थिति काफ़ी चिंतनीय हो गई है। कोविड अस्पतालों से भी तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं और उसमें मरीजों का आक्रोश नज़र आ रहा है, चारों ओर गंदगी फैली हुई नज़र आ रही है। वहीं जो चिकित्सक हैं वो लोगों को देखने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरह से व्यवस्थाएं चरमराती जा रही हैं। अब ऐसे में जिला प्रशासन भी चिंतित है और अब लोगों की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस ऐसे में अब एक ही उपाय बचता है कि हम खुद सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और समाज को सुरक्षित रखें। इसलिए हम सभी नियमों का पालन करें।